जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना। और परिवश कौन? मलका तरन्नुम नूरजहां। और बयां किसका? सादत हसन मंटो का। मंटो साहब कहते हैं नूरजहां सरूर जहां में, और बड़े अजीब व गरीब फैक्ट्स उन्होंने बयान किए हैं। कहते हैं खट्टी और तेल की चीज़ें गले के लिए तबाकुन हैं, कौन नहीं जानता, मगर नूरजहां पाव पाव भर तेल का अचार खा जाती है। ये मैं बात कर रहा हूँ जब मौसूफ़ा 20 बरस की थी, ये 1944 में लिखा गया मजमून। और जब उसे फिल्म के लिए गाना होता तो ख़ास इत्माम से पाव भर अचार खाएगी, उसके बाद बर्फ़ का पानी पिएगी, फिर माइक्रोफोन के पास जाएगी। उसका कहना यह है कि इस तरह आवाज़ निखर जाती। मेरा जितना तजर्बा है, मेरा ख्याल है कि मैडम हमेशा दही से इज्तनाब करती थी, लेकिन अचार का मेरा कोई तजर्बा नहीं। और मंटो साहब ने एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट उनको दिया है, और याद रहे कि अभी वो यंग थी जब उन्होंने ये कहा है, और उनकी पेशगोई सच साबित हुई है। तो मंटो साहब कहते हैं कि जब तक रिकॉर्ड जिंदा है, सहगल मरहूम की आवाज़ कभी नहीं मर सकती। इसी तरह नूरजहां की आवाज़ भी एक अरसे तक जिंदा रहेगी और आने वाली नस्लों के कानों में अपना शहद टपकाती रहेगी। मंटो साहब ने लिखा। इंशाअल्लाह खां इंशा बहुत बड़े शायर थे, आप जानते हैं, और उन्होंने कहा कि कहानी एक सुनाई जो हीर रांझा की, तो अहले दर्द को पंजाबियों ने लूट लिया। पंजाबी वैसे ही हीर रांझा से लुट चुके हैं। और मैं आपको ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि लोक दास्तान है, इसके बारे में कुछ तय नहीं कि ऐसा हुआ या नहीं, लेकिन सबसे पहली जो हीर रांझा लिखी, जो मुस्तनद समझी जाती है, वो दमोदर दास ने लिखी, जो जंग के रहने वाले थे। और हर जो पैसेज था उनका जब इख्तिताम को पहुंचता था तो आखिर में वो कहते थे, आँख दमोदर अखीं डिठा, ये नहीं ए दमोदर, कह के ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। चुनांचे कहा जाता है कि अकबर के अहद की बात है, तो ये किस्सा अकबर के अहद का ही होगा। लेकिन उसके बाद वारिस शाह की जो हीर थी, वो जब मंजर आम पे आई तो तमाम हीरें जो थीं वो धुंधला गईं। और इसकी अहमियत इस बात से जानिए कि जिस तरह आप जानते हैं कि ईरान वगैरह में अब भी जब फाल निकालनी होती है तो हाफिज़ का दीवान जो है उससे फाल निकालते हैं। पुराने जो पंजाब के देहात थे वहाँ पे हीर वारिस शाह से फाल निकालते थे। आपको ये भी याद होगा जब उधम सिंह डायर को मारने गया लंदन और कत्ल के बाद अदालत में पेश हुआ, तो उन्होंने कहा क्या है उधम सिंह, तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि वो खुद उसने मुजरिम ने बताना होता है। उसने कहा मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान की आज़ादी किसी एक मज़हब के हवाले से हो। तो उसे पूछा गया कि तुमने कसम उठानी है, बाइबल पे उठाओगे, गीता पे उठाओगे या किसी और किताब पे? तो उसने कहा मैं इनमें से किसी किताब पर कसम नहीं खाऊंगा, मुझे हीर वारिस शाह ला दीजिए, मैं उसके ऊपर कसम उठाऊंगा। ये अहमियत है इस बड़े किस्से की। लेकिन हजूर आज हम हीर वारिस शाह के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि फ़िल्म जो है हीर रांझा उसके बारे में बात करेंगे। मेरा जो महदूद तजर्बा है, मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी टैलेंट पूरे बड़े सगीर में किसी एक फ़िल्म के लिए जमा नहीं हुई जितनी हीर रांझा के लिए। ऐसे ऐसे बाकमाल लोग थे, यानी अपने अपने फील्ड में सभी उस वक्त मतलब है कि दास्तानवी हैसियत रखते थे, और उसमें जाहिर है कि हीर रांझा का किरदार। अब रांझा के लिए किसको चुना गया? एजाज को। बहुत हैंडसम, बहुत खूबसूरत शख्स थे, लेकिन उन्हें इसलिए चुना गया कि जो किस्सा है हीर वारिस शाह का, इसमें ज़रा मुलाहिजा, रांझा साहब जो थे ना वो कोई माचो किरदार नहीं है ना। आम हालात में ना जो होते हैं किस्से रोमांटिक, उसमें वो बड़े मर्दाना खासियतों का हामिल, ये बाल शाल अपने मक्खन से संवार के ना तो बंसरी वगैरह बजाता था। आम मतलब कहते हैं कि निखट्टू था, काम करना पसंद नहीं करता था। वेरज हीर बड़ी डोमिनेटिंग थी, ये इस किस्से की खासियत है। चुनांचे रांझा के बारे में हीर वारिस शाह में वो लिखते हैं कि जब उसकी भाभियाँ उसको मिलने जाती तो वो कहती हैं कि रांझा जोतरा वाह के थक रहा, ये अरलियाँ छाउन आउंदा है। कहता छाले पै ते हथ ते पैर फुटे, सानू वाही दा काम ना पाउंदा है।
कि ये जो मुझे काश्तकारी पे लगा दिया है हल चलाने पे, ये मुझसे नहीं होता, मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं और मेरे मतलब एक पाँव जो हैं वो नाकारा हो गए हैं। तो भाभी आख्या लाडला बाप दस हैं, उससे खरा प्यारड़ा माऊंदा है कि माँ बाप के लाडले हो, तुम्हें ऐसे काम कहाँ आते हैं। तो अब ज़रा एजाज को देखिए कि वो शक्ल सूरत के भी अच्छे और थोड़े से उनमें जो शख्स मर्द ज़्यादा खूबसूरत हो उसमें नस्वानियत की एक हल्की सी मतलब झलक होती है, तो एजाज में थी। तो जब हम हीर की तरफ आते हैं तो हीर का जब सरापा बयान किया है वारिस शाह ने, मैंने जो कुछ पढ़ा है और खासा पढ़ा है, दुनिया भर के अदब में जो हीर का सरापा वारिस शाह ने बयान किया है वो किसी और बड़े अदीब ने किसी औरत का नहीं किया, या कम अज़ कम जिस तरह मेरे दिल को ये सरापा लगा है, मेरी आइडियल शायद वो खातून हो जिसका सरापा ऐसा हो। तो वो कहते हैं, बहुत लंबा काम है लेकिन 2-3 मिसरे, कि कई हीर दी करे तारीफ शायर मथे चमकदा हुसन महताब दा जी। और कहती है कहते भवा वांग कमान लाहौर दिसन कोई हुसन ना अंत हिसाब दा जी। ये कमान लाहौर की मशहूर थी, आपको पता है कि आज भी एक मोहल्ला कमान गरा है, चुनाचे भवों को लाहौर की कमान से वो तशबीह देते हैं। और फिर कहते हैं होठ सुर्ख याकूत ज्यों लाल चमकन ठोडी सेब वलायती सार विचों ते अलफ हुसैनी दा पिपला सी जुल्फ नाग खजाने दी बार विचों दंद चंबे दी लड़ी कि हंस मोती दाने निकले हुसन अनार विचों। कहते हैं लिखी चीन कश्मीर दी तस्वीर जटी कद सर्व बहिश्त गुलजार विचों। आप देखें कि चीन और कश्मीर की जो मिनेचर्स हैं, तस्वीरें हैं, ये यहाँ से तस्वीर से मुराद ये है कि छोटी तस्वीरें बनती हैं, उसकी नज़ाकत से तस्वीर दी है वारिस शाह ने, चीन की और कश्मीर की। और फिर कहते हैं पुतली पीकने दी, यानी इसकी 2 तौजीहात हैं। एक तो मैंने निकाली जब मैंने चीन का सफ़रनामा लिखा तो अपनी किताब का नाम रखा पुतली पीकिंग की, लेकिन एक और जो तौजी ज़्यादा करीब है वो थोड़ा सा मैंने अपना तसर्रुफ़ किया, वो है पुतली पीखने दी। पीखने का पुतली तमाशा जो होता है ना, जो वो घर बनाते हैं उसको पीखने कहते हैं। वो कहते हैं कि पुतली पीखने दी, यानी वो इतनी खूबसूरत थी जैसे पुतलियाँ बनाई जाती हैं, वो पुतली घर में परफेक्ट है। और नक्श रोम वाले, और नक्श क्या है? ग्रीक, रोम उस ज़माने में ग्रीक। नक्श रोम वाले लदा परी दे ते चंद उजाड़ विचों इश्क बोलदा नडी दे थाऊं थाई राग निकले जैल दी तार विचों। वारिस शाह जान नैना दा दाव लगे, आंखों के साथ जुआ जो हो रहा है, वारिस शाह जान नैना दा दाव लगे कोई बचे ना जुए दी हार विचों, एवरीबॉडी लूजेस। तो ये आप देखिए कि किस तरह एजाज और फिरदौस इन किरदारों के लिए इससे ज़्यादा परफेक्शन नहीं हो सकती थी। और उसके बाद ख्वाजा खुर्शीद अनवर, ज़ाहिर है मेरी क्या मजाल कि उनके बारे में कुछ भी कहूँ, लेकिन अहमद राई साहब ने भी कमाल कर दिया। मतलब उनका जो बहुत मशहूर गाना है, सुन वंजली दी मिठड़ी तान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे, तो मुझ पर बहुत मेहरबान थे। तरंजन नाम का उनका कलेक्शन थी पंजाबी में। तो एक इंटरव्यू के दौरान मैंने पूछा, मैंने कहा राई साहब ये कुछ लगता है कि वज़न आगे पीछे के हो गई कुर्बान, तो ये आपने लिखा था? तो कहने के नहीं, हम और ख्वाजा साहब एक ही जगह ठहरे हुए थे, मुझे उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन है और ये आपने लिखना है। उससे पहले एक और मसला था कि इसी गाने के हवाले से रांझे को तो कह दिया ना कि वंजली वालड़िया, अब हीर को क्या कहा जाए, कोई और होना चाहिए। तो उसकी आंखें खूबसूरत थी, तो उन्होंने कहा नैना वालड़ी। ये दोनों इख्तराएँ जो हैं ये ख्वाजा खुर्शीद अनवर की थी। चुनांचे कहने लगे कि रात को मैंने वो लिखा, गीत लिखा, सुन वंजली दी मिठड़ी तानवे। सुबह गया तो उस वक्त ख्वाजा साहब तिलावत कुरान पाक कर रहे थे, बहुत मजहबी इंसान थे, आँख में बहुत इल्म था इस बारे। तो मैं आराम से बैठ गया, जब उन्होंने पारा ख़त्म किया, बंद किया, तो मुझे कहने लगे हाँ कुछ लिखा? मैंने कहा जी हाँ।
तो मैंने मुखड़ा सुनाया कि सुन वंजली दी मिथली तान वे, मैं तो हो गई हाँ कुर्बान वे। ख्वाजा साहब ने कुछ देर सोचा, कहते नहीं, सिर्फ हो गई नहीं, मैं तो हो गई कुर्बान। दाई साहब कहते कि मेरी समझ में नहीं आया कि भाई ये को फिट नहीं हो रहा, किस तरह इस तरह गाना है, लेकिन ये एक हकीकत है कि ये गाना जो है इसकी सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि मैं तो हो गई कुर्बान। मैं माजरत करता हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने एक बहुत बड़े, बल्कि शायद कुछ की नज़रों में उस फिल्म के सबसे बड़े अदाकार का नाम नहीं लिया, भूल गया था। वो थे एम अजमल, जिन्होंने कैदों का किरदार अदा किया। इससे पेशतर एम इस्माइल ने भी कैदों का किरदार अदा किया था, जो बहुत मशहूर हुए थे। और कैदों का किरदार बहुत चैलेंजिंग किरदार है, क्योंकि किस्सा जो है हीर वारिस शाह में, इज़ द विलन। आज सब वो कैदों बन गए, हुसन इश्क़ चोर। लेकिन पंजाबी जानने वालों का, कई अदीबों का ख्याल है, और उसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं कि कैदों जो था वो पंजाब की जो इज़्ज़त है, जो उसकी शराफत है, उसकी दलील है। क्योंकि वो कहता है ना, उसके बाप से कहता है हीर से कि हीर जो है कोठे जितनी जवान हो गई है, तो उसके वो नाचती फिरती है उसके साथ रांझे। तो वो कहते थे कि ये तो होना था ना। चुनांचे कैदों का किरदार अजमल, एम अजमल के साथ, जिस तरह वो लाठी टेक के आ रहा होता है, वो क्योंकि उसमें लंगड़ा था। तो जनाब उसके बाद ना कोई कैदा हुआ अजमल जैसा, ना कोई हीर हुई फिरदौस जैसी, ना एजाज जैसा कोई रांझा हुआ, ना मौसीकार हुआ खुर्शीद अनवर जैसा, और ना ही कोई गीतकार हुआ राही जैसा। और अब कलामे नूरजहां बाज़ुबाने नूरजहां वो इस तरह कि मैडम बड़ी ज़बरदस्त दास्तान गो थी और किस्सा बड़ा खूबसूरत बयान करती थी। उसमें फ़िक्शन की आमेज़श होती थी, इसीलिए मैंने उनको दास्तान गो कहा है। तो ये किस्सा 2-3 मरतबा मैंने उन्हीं की ज़ुबानी सुना है। कहने लगी कि जी ओपन एयर जो था जनाबाग का, वो वहाँ पे आप जानते हैं कि ओपन एयर थिएटर है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक ज़माने में मुशायरे हुआ करते थे। तो मुशायरा था, फैज़ साहब भी तशरीफ़ लाए थे, तो मैंने पपी हाशमी को पूछा कि भाई वो फैज़ साहब को तुम लाए हो? उसने कहा जी हाँ। तो वापस किस तरह जाएंगे? तो उन्होंने कहा जी मैं अब इंतज़ार करता हूँ। अब पपी हाशमी को कोई इंटरेस्ट नहीं थी मुशायरे वगैरह से, तो वो कहने लगी कि मैंने उनको कहा कि मैं खुद फैज़ साहब को छोड़ आऊँगी। तो वो खुश होकर चला गया। रात के 2 बजे मुशायरा ख़त्म हुआ, तो मैंने फैज़ साहब को बिठाया अपने साथ और कहने लगी कि ऐसे ही ज़रा मूड अच्छा था, तो नहर के किनारे रात को 2 बजे इमेजिन कीजिए ना, वो मैंने गाड़ी डाल दी और आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव करने लगी, और साथ ही मैंने गुनगुनाना शुरू कर दिया, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैडम ने कहा कि जी मैं एक दफ़ा गुनगुनाती गई, और हम यूनिवर्सिटी कैंपस तब थी नहीं, बड़ा वीरान इलाका था। वहाँ से फिर मैं वापस आई, क्योंकि उनके ऊपर ना फैज़ साहब बस वो कहते हैं महात्मा बुद्ध की तरह यूँ सिगरेट फूंकते रहे। उन्होंने कोई मतलब को रिएक्शन वगैरह शो नहीं किया। होता ना बंदा थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता। खैर, तो फिर कहने लगी कि इचरे के पुल के नज़दीक मैंने गाड़ी खड़ी की। मैंने कहा फैज़ साहब मैंने आपसे एक बात पूछनी। मैंने कहा जी क्या बात? जो बात उन्होंने कही वो यहाँ कहीं नहीं जा सकती, लेकिन उसके कहने के बाद मैडम के मुताबिक जो सिगरेट था फैज़ साहब के हाथों से नीचे जा पड़ा। मेरा ख्याल आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो गज़ल फैज़ साहब की उन्होंने गुनगुनाई, फैज़ साहब को साथ बिठाए हुए और लाहौर की नहर के किनारे ड्राइव करते हुए, एक बहुत नौखेज़ और बादामी आंखों वाली खूबसूरत लड़की फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुई। अच्छा गाती थी, तो उसका एक आध गाना हिट हो गया और हसीन भी थी। तो ज़रा वो आ गई अपनी जो होता था ना तकब्बर में आ गई। और कहा जाता है कि मौसूफ़ा उस ज़माने में ये रिवाज नहीं था जो आजकल है, अपने साथ हमेशा 2 गार्ड्स रखती। तो मैडम ने जो पहली मरतबा देखा उस लड़की को गार्ड्स के साथ, तो आप जानते हैं कि मैडम फिर नई टैलेंट के बारे में थोड़ी सी सख्त थी।
और उसको जिस तरह आते देखा, क्योंकि मैडम में खुद तकब्बर नहीं था, उसको बुलाया, कहने लगी ये कुड़िए गल सुन। वो आ गई, जी मैडम। अच्छा ये बता कि तूने अपने बदन में कहीं हीरे लगवा रखे हैं जो साथ में गार्ड्स लिए फिरती? बहुत तौबा तायब हुई और उसके बाद उसने गार्ड दोबारा नहीं लेके आई, क्योंकि मैडम जब जलाल में आती थी ना, जमाल तो उनका एक्सट्रीम था तो जलाल भी उनका एक्सट्रीम था, और ऐसे ऐसे ख़ानदानी हक़ाइक़ बयान करती थी कि बड़े बड़े फन्ने खानों के कान सुर्ख हो जाते थे। आप यकीनन बाबा जी चिश्ती के नाम से वाकिफ़ होंगे, बड़े महान मौसीकार थे और ज़ाहिर बज़ल संज भी थे। तो कहा जाता है कि एक रोज़ नूरजहाँ यंग थी तब बहुत, वो रिहर्सल करने के लिए आई और बादल ज़रा आ रहे थे, तो नूरजहाँ कहने लगी बाबा जी आज छुट्टी ना कर लें, देखें ना मौसम कितना सुहाना हो गया। तो बाबा जी कहने लगे कि कुड़िए तेरे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, बादल अमृतसर में होता है और रोमांटिक तू लाहौर में हो जाती। लेकिन सर इश्क के बगैर कोई चीज़ भी मुमकिन नहीं, इश्क के बगैर आवारगी मुमकिन नहीं, इश्क के बगैर तो दरवेशी भी मुमकिन नहीं, और कहाँ बड़ा अदब और कहाँ बड़ी शायरी और फिर कहाँ बड़ी गुलकारी, वो भी इश्क के बगैर मुमकिन ही नहीं। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू। बिछड़ने के बाद मिल गए हैं ना। ख़वातीन हज़रात, एक गुज़श्ता प्रोग्राम में जो मैडम नूरजहाँ के बारे में था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली जो मुलाकात मैडम से हुई वो मेरे दोस्त हैं खालिद बशीर तारड़। जब मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, कोई 90 या 91 की बात है, तो उन्होंने बहुत पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त की और वहाँ पे मुलाकात हुई। अब उनकी बहुत पुरानी दोस्ती थी मैडम नूरजहाँ के साथ, ख़ानदानी मरासम भी थे और एक तल्लक था एहतराम का भी और मोहब्बत का भी और दोस्ती का भी। खालिद साहब जो हैं इन दिनों ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते और ज़्यादातर कहते हैं कि दीवारों से बातें करते हैं, क्योंकि दीवारों पर, उनके घर की दीवारों पर नूरजहाँ की तस्वीरें लगी हुई हैं, बस उन्हीं को याद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज कारवां सराय में हमने उनको मदऊ किया है और बड़ी मुश्किल से किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैडम किसी और शख्स के साथ इतना अरसा दोस्ती का रिश्ता उन्होंने निभाया। खालिद बशीर तारड़ साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा, मुलाकात कहाँ हुई पहली मरतबा? सन 67 की बात है। मेरी पोस्टिंग दुबई से, मैं लाहौर आया हुआ था। तो मैं, हमारे एक दोस्त है जो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे और उनकी बेगम, दोनों से इसकी मैडम की बहुत पुरानी दोस्ती थी जी। हत्ता कि जब शौकत साहब की उसकी अलहदगी हुई तो वो उसके घर आके ठहरी थी, तो मैं तो उससे चाची कहता था, चाची अस्करी। अच्छा, उनके घर आप गए? बाई चांस में गया मिलने, तो शी वाज देयर। जब मैं सेकंड ईयर में पढ़ता था तो मेरे कमरे में सारी दीवार पे इसकी तस्वीरें लगी होती। किसकी? मैडम नूरजहाँ। अच्छा, मैंने कहा चाची की। अच्छा, एज ए होल उस शख्स को देखे ना, मैडम को, सिर्फ यही नहीं, गीत तो हैं ही हैं, उसकी जो शख्सियत थी, उसका जो हुस्न था, उसकी जो बातें थी, उसकी खूबसूरत बातें, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, इतनी उसमें मुख्तलिफ क्वालिटीज थी कि आप एक दफ़ा अगर उसे मिल लिया है ना आपने, तो फिर उस, जैसे वो कहते हैं कि उस जाल से निकलना मुश्किल हो जाता। अब बात चल निकली है तो देखे कहाँ तक पहुँचे, ये भी मैडम ने कहा, तो कहाँ तक पहुँची बात? तो खैर गपशप होती रही। बल्कि मैडम ने कहा कि मैंने सुना है कि आप तो बचपन के से मुझे अप्रिशिएट करते थे, ये वो। खैर जैसे पहली मुलाकात में फॉर्मल बातें होती हैं, तो उस वक्त उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें गाना कौन सा पसंद है? तो मेरे मुंह से पहला गाना ये निकला, सुन दिल वाले बुए। अच्छा, अरे मैं नहीं उठोए। अच्छा अच्छा।
दर्द वाला दिल है। अच्छा। हाँ। बस यही मेरे लिए बहुत काफी था कि ये उसे मिल लिया है। तो बाकी मैंने कहा बाकी उम्र में ये बताता रहूँगा कि मैंने उसे मिला है। लेकिन वो शायद कोई मेरी बातें उन्हें भी पसंद आ गई कि कोई महीने बाद जहाँ मेरी पोस्टिंग थी चाची को उन्होंने कहा और चाची ने वहाँ फ़ोन मिलवाया मेरे। अच्छा, आपकी चाची बड़ी अच्छी थी, हमारी कोई चाची ऐसी नहीं, नहीं थी। हाँ। कहीं कहीं मिलती हैं। हाँ। खालिद मैडम से गल करना चाहता हाँ। आप यकीन करें, बिल्कुल सही मैं बता रहा हूँ कि मेरी टांगे कांपे, हाथ कांपे, पसीना मेरे माथे पे। पहले मुझे लगा ये मजाक कर रही है। तो मैडम ने कहा कि वे छोरा तू मैं सुनया तेन तो मैं बड़ी पसंद था। अच्छा। तो उस तो बाद तू पता ही नहीं था कि टुर गई। अच्छा। मैं आखिर मेरी जरूरत ही नहीं पई। अच्छा, नहीं उसके बाद मतलब आपके खानदानी मरासम रहे, आप फिर उससे आपके एजाज बेटे से- की एजाज- बेटे की शादी पे भी हुआ सुने, है। एजाज से दोस्ती हो गई। अच्छा। उन्होंने हाँ। ठीक है, आगे। वो हो गई, वो फिर बड़े करीब हो गए। हाँ। फिर तो दोनों से रो आना जाना मिलना मिलाना। अच्छा, उनको अपनी औलाद से भी तो बहुत मोहब्बत। बड़ी 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 मेरा ख्याल सबसे बड़ी उसकी कमजोरी एजाज था। हाँ। और मैं हैरान हूँ कि ये अलहदा कैसे हुई। ये शायद जिन लोगों में ज्यादा हो उनमें उतना ही मुश्किल हो जाता है उनका निभाना भी। तो आपके मुताबिक एजाज साहब से उनकी मोहब्बत बड़ी शदीद थी, समझ हो गए उनके सारे काम वो खुद करती थी अपने हाथ से। बल्कि जब अलहदगी हुई तब भी उनकी बेटी का कहना है कि जब भी आते थे हमारे अबू तो तब भी अम्मी नाश्ता उनके लिए अपने हाथों से बनाती थी। और बल्कि ये कहा जाता था कि जिस तरह हाथ पे छाले को रखा होता है ना, इस तरह एजाज को उन्होंने रखा हुआ था और अनोखा लाडला भी उसको कहते थे। ये दुरुस्त है? बहुत हद तक ये दुरुस्त है, क्योंकि लेकिन एक चीज़ मुझे जो ना डिस्टर्ब करती थी ना कि दोनों ही शॉर्ट टेम्पर थे। अच्छा। तो असल में कोई उस स्टेज पे वो पहुंच गए हुए थे जिसके बाद उनकी अलहदगी भी हो गई। होता है ना कि जी भर जाता है। अच्छा, इश्क में ऐसा होता है कि जी भर जाए? पता नहीं, मेरा ख्याल है नहीं, कि आपके भी तो बड़े वसी तजर्बे हैं ना, वो इस्तेफादा करना चाहिए आपके तजर्बा। जी हाँ, आपके शिगिर्द हैं तो अगर याद दें तो मैं सुना दूँ वाकया। अच्छा, नहीं वो जो है आप गए थे कसूर गए थे उनके साथ। हाँ, वो उनके उस्ताद थे क्या उनका नाम मेरे ठीक। ज़हन से निकल गया। हाँ। बाबा जी उन्होंने ही नहीं शुरू में जो भी मौसीकी सिखाई वो बाबा जी। नहीं, लेकिन जब वो आपको अपने घर लेके गई। वो मैं बताता हूँ जी। अब उनका बड़ा रिगार्ड भी करती थी। तो कोई किसी बात में झड़क दिया होगा बाबा जी को। हाँ। बाबा जी भी लूटे थे, गालियाँ निकालते थे। अच्छा, तो बाबा ही नाराज हो गए, चले गए। वहीं रहते भी उन्हीं के पास थे। यानी कसूर में या यहाँ पे? ना यहाँ पे। अच्छा। तो मैडम का फोन आया कि कब आ रहे हो लाहौर? मैंने कहा फलानी तारीख और। अच्छा, ज़रा आना तो मुझे पहले फ़ोन करना, एक काम है। अच्छा। मैंने कहा क्या काम? हाँ। खैर पहुंचा मैं तो पता चला जी कि चलो बाबे ने राज़ी कर लिया। कसूर चले गए हम। तो वहाँ फिर मैडम मुझे अपने पुराने घर में लेके गई। तो फिर इन्हें बताया कि यहाँ मैं इस कमरे में पैदा हुई। अच्छा, और वो जो घर था बिल्कुल हमारे जैसे देहातों में पुराने जिम्मेदारों के घर अब भी मौजूद है। अब भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। कुछ देर के लिए मुनक़ता होते हैं। जुदाई का इख्तिताम होता है। जो सफ़र उन्होंने किया अल्लाह वसाई से शुरू किया। उनकी बहनें भी थी दोनों, वो भी गाती थी। एक का नाम हैदर बांदी था, दूसरी का नाम मुझे भूल रहा है। वो भी अपने वक्त की बहुत अच्छी गुलकारा थी। दास्तानवी सा सफ़र लगता है कि अल्लाह वसाई से मलका तरन्नुम नूर जहाँ तक आप कहते थे ना कि जिसके ऊपर मेहरबान होती थी बहुत। लेकिन उनको समझने की ज़रूरत है। अगर आप उनको समझते हैं
तो आप उन पर टैंक लगा गुजार दें, वो हंसती रहेंगे। आप उनको नहीं समझते, आप उनके पास से और हुए मेरे सामने ये हुआ है, तेज को गुजरा है ना, उसकी हवा आई है, तो उन्होंने कहा तुम मेरे सामने तेज कैसे गुजरे। इसकी एक मिसाल मेरे ख्याल के वो फारूक आर्किटेक्चर के घर जो खाना हुआ था उसमें मैं भी मौजूद था, याद है आपको? जी, और मुझे भी उन्होंने डांट दिया। और आपको डांटा तो था, आप भी अपनी वो मर्जी पे करते कि आपने जाती ऐसा ऐसा बोली, मैडम से गाना हो गया, मैडम से गाना, मैंने आपको हाथ बांधे, मैंने कहा खुदा के लिए कुछ कहना, गाने की बात ना कर। हाँ हुआ ये कि ये बीमार थी, इनका ऑपरेशन हुआ था, ये कुछ 70 कुछ की बात है। अच्छा, अपेंडिसाइटिस था या क्या था। उसका ऑपरेशन था, तो घर में थी, मैं आया तो मैं गया पता करने, तो उन्होंने कहा अदर आ जाए, कमरे में बैठी है, कमरे में ही है वो, आप आ जाए। खैर मैं गया अंदर, तो अंदर मेहदी सब बैठे और मैडम लेटी हुई पलंग पे, और वो सब कुर्सी पे बैठे। ऐसी बातों ही मैंने मेरे मुँह से मैंने कहा वो गाना जो है ना, जो आप दोनों का आपको भूल जाए हम, मैडम का खान साहब खालिद को सुनाए, वहाँ वाजा एक पड़ा हुआ था, कहते रही अब आपका बोल भी मैं गाता रहूँगा और अपना बोल भी, आपको तकलीफ होगी तो आप आराम से लेटी रहे। मैडम ने कहा छो, तकिए मंगवा 2-3 वो रखे पीछे, मैं अपना बोल खुद गाऊँ। उसमें जो गाने को समझने वाले हैं ना, वो उस बात को समझ सकते हैं। और मैं सुनना भी इसीलिए चाहता तो कि उसमें खान साहब ने बहुत अच्छा गाया, लेकिन मैडम ऐसे जैसे बाज आता है ना तीतर ऐसे खान साहब पे आई हुई है उस गाने में। वो आपने सुनना है और फिर मुझे इस बात पे अप्रिशिएट करके तुमने ठीक कहा। अच्छा खालिद साहब, मैडम की जो साड़ियाँ थी, मतलब उनमें जो वैरायटी थी, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई एक साड़ी किसी एक फंक्शन पे पहनी हो और 2 साल के बाद भी रिपीट की हो, और जेवर भी ऐसा ऐसा पहनती थी, तो वो मतलब कितनी मैं अर्ज करता हूँ कि एक दफ़ा गया मैं, तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी अपने ड्रेसिंग रूम में है। मैं गया तो सारे कमरे में। अच्छा, ये गुलबर्ग वाला घर, गुलबर्ग यही जो लिबर्टी वाला, वो भी प्लाट आपने? मैंने मेरा कज़न था हबीबुल्लाह था और नैयर अली दादा हमारे आर्किटेक्ट फेमस। अच्छा, वो हम तीनों ने मिलके लेके दिया था। अच्छा, नहीं वो 7 लाख का घर लिया था। अच्छा, उसके बाद वो साड़ियों की तरफ आ जाए। अच्छा, खैर मैं गया, मैंने कहा क्या कर रहे, मेरा दिल कीता सी, मैं क्या मैं वे कैसे कितनियां ने कितनी है, तो मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा मैं गिनती रही हूँ 3000 गिनी है। फिर मैं थक गई, फिर मैंने छोड़ा। आपने कहा था कि वफात से कुछ 3 दिन पहले आपकी बात हुई उनसे। जी तो क्या बात हुई? बात ही वो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, फार्मेसी होती है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि शी didn't want to be buried there। उसे पता था कि लाहौर में अगर मेरी तस्वीर होनी है तो ये उम्मे कलसूम जैसी हो। बिल्कुल, मेरे जहन में एग्जैक्टली ख़वातीन हज़रात यही था कि जमाल अब्दुल नासिर के बाद जो सबसे बड़ा जनाजा था वो उम्मे कलसूम का हुआ था, और मेरा भी यही ख्याल है कि अगर मैडम यहाँ पे लाई जाती तो उनके जनाजे में भी लाहौर तो पूरा ही शरीक होता, पूरा मुल्क शरीक होता। लिबर्टी में ये जो बाग है हैं जी, उसमें एक जगह सिलेक्ट करके तो आपकी ख्वाहिश ये थी? हाँ, एक दूसरी ऑप्शन भी थी, वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन थी कि उसे ले आते, शौकत हुसैन का जहाँ कब्र है उसके साथ जगह वो कहाँ पे? और उनका अपना है वो कब्रिस्तान, तो वहाँ ये उसके साथ इनके बेटे कहाँ दफन है? वहीं बाप के साथ, जिले बाप भी वहीं। अच्छा, हाँ दुरुस्त। वैसे मैंने हाजिरी दी कराची में। अच्छा, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं तफसील अगले प्रोग्राम में शायद बयान करूं कि जहाँ वो दफन है बहुत छोटी सी एक जगह है, ऊपर कैनोपी है
इतनी जगह नहीं है कि मैडम की कब्र के पास बैठ के कोई उनको याद कर सके या उनके लिए कुछ पढ़ सके, बहुत तंग जगह है। और कब्रिस्तान जो है डिफेंस का, उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ कि यहाँ कब्रिस्तान के अंदर गाना बजाना मना है और अंदर नूर जहाँ दफन। वो बहुत ज़्यादा कामयाब इसलिए हुए कि उन्होंने फिल्मों में जो बढ़क है उसका आगाज़ किया। इंटरवल में दाखिल हुए और वहाँ खड़े होके उन्होंने बढ़कें लगाई 2। लोगों ने मुड़ के देखा कि ये कौन शख्स है। गेट कीपर को किसी ने कहा कि ये कोई बंदा पागल है, अंदर आके लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। चुनांचे मज़र शाह को वहाँ से निकाल दिया गया और ये उनका आखिर हुआ। शोहरत किसी का साथ नहीं देती। अब वक्त ये है कि जब आप उरूज आ रहा होता है तो आपको होश नहीं होता। वहीद मुराद को जब मैंने देखा, मेरी एक फिल्म में आंखों के तारे में वो काम कर रहे थे, तो आप यकीन कीजिए मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि एक तो उन्होंने आके मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा ये इनको क्या हो रहा है। वो वक्त तो आ चुका था, लेकिन मैंने कहा ये कहीं टूट ना जाए।